हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गिर कर उठने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अर्थवेद। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ये अर्थवेद लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थवेद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी। आइए कुछ जान लेते हैं इस क्वेश्चन के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा कि बताया गया है कि हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि वेदों की संख्या 4 है। इसके वेदों के संकलनकर्ता को वेद व्यास थे इसके संकलनकर्ता। और वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद नाम से जाना जाता है चारों वेदों को। और सबसे पूछता है हमेशा परीक्षाओं में कि सबसे पहला वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद था अर्थववेद। और पूछता है कि कौन सा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, कौन सा वेद गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में, गद्य और पद्य दोनों रूप में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। और ऋग्वेद के बारे में जैसा कि हम लोग आप पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें तीसरे मंडल में किसका उल्लेख था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो सावित्री देवी देवता को समर्पित जो था गायत्री मंत्र, इसमें तीसरे मंडल में उल्लेख था। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख था। 10वें मंडल में चातुर समाज का उल्लेख था। और ऋग्वेद जो पढ़ने वाले इसके ऋषि थे उनको क्या कहते थे इसमें, तो ह्रोत कहते थे। यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि थे इनको क्या कहते थे, यजुर्वेद को, तो इनको पढ़ने वाले अर्धवर्यु कहते थे, अर्धवर्यु। सामवेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, तो उद्धरात कहते थे, सामवेद जो पढ़ता था उस समय। और सामवेद का एक और नाम है भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को ही कहते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद था जो गद्य एवं पद्य में था। और अर्थवर्वेद में क्या था, तो पूछता है क्वेश्चन कि जादू टोना तंत्र मंत्र किस वेद में था, तो अर्थवर्वेद में था। और कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो वो हमारे अर्थवेद में ही की गई है, कन्याओं के जन्म की निंदा। ये हमेशा ही जितने पॉइंट सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे परीक्षाओं में पूछता है दोस्तों। तो इसको आप लोग कम से कम कॉपी पे नोट कर लिया कीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु का ही बचपन का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुड़िक था। और अजातशत्रु जो है कि ये था मगध राज से संबंध था इसका। मगध राज में जैसे भी जितने सारे वंश थे जो मगध राज पे शासन किए थे, तो हर्यक वंश भी उसमें से एक था। हर्यक वंश ने भी शासन किया था मगध राज पे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। और बिंबिसार का ही लड़का था ये अजातशत्रु। बिंबिसार को मार के अजातशत्रु ने ही अपने मगध पे साम्राज्य पे, मतलब सुल्तान, मतलब उसका शासक बना था हर्यक वंश का। अपने पिता को ही इसने मार दिया था, उस बिंबिसार को, उसके बाद ये शासक बना था। तो वही पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इसी के बचपन का, अजातशत्रु के बचपन का ही नाम कुड़िक था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो बताइए, इजारीदारी से या तिनकठिया से या जानवी से या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और ये पूछता है कि ये चंपारण जो सत्याग्रह था, ये गांधी जी द्वारा भारत में पहला ये सत्याग्रह था भारत में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी द्वारा कौन सा पहला ऐसा आंदोलन था जो भारत में, तो ये चंपारण ही सत्याग्रह था जो भारत में पहला प्रयोग इन्होंने किया था सत्याग्रह के रूप में।
और ये लगभग 1917 में ये हुआ था। और जिसमें इसी सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। और ये 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को, उसी में मनाया जाता है प्रवासी दिवस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, या सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जो था बैरकपुर छावनी में ही, हाँ, जो मंगल पांडे जो थे वहीं से आरंभ हुआ था इसका। ये सूअर की चर्बी से जो गोलियां बनती थी, और सूअर की चर्बी और गाय के मांस से, तो वही कारतूस जो बनता था उसी को लेके ये आंदोलन शुरू हुआ था। मना करते थे भारतीय लोग कि मैं, मतलब मुसलमान मना करते थे सूअर के लिए, उनको वो था, और हिंदू भाई गाय को नहीं मानते थे, और अंग्रेज इसी का गोलियां बनाते थे, ये सब बंदूक की गोलियां बनाते थे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था प्रथम स्वतंत्र। तो ये क्या था, तो अंग्रेजों के धर्म से ही संबंधित था ये लगभग। तो यही था कि धर्म में हस्तक्षेप ये कर दिए थे। तो 1857 की क्रांति वहीं से शुरू हो गई थी, मंगल पांडे द्वारा मेरठ बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाना साहब, या तात्या टोपे, या लक्ष्मीबाई, या कुंवर सिंह? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ये उसी समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय बहुत ही बड़े लेवल पे क्रांति हो गई थी पूरे देश में। मतलब हर एक जगह का जो केंद्र था, मतलब जैसे कि यूपी का केंद्र इस समय लखनऊ है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर था, झांसी था, तो ऐसे ही से था। तो उस समय यहाँ के राजा, मतलब सब लोग संगठित होकर अपना आंदोलन शुरू कर दिए थे, सारे जगह के लोग मिल के। तो वहीं से था। तो जगदीशपुर, वही पूछा हुआ, जगदीशपुर के राजा उस समय कौन थे? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह मतलब नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहब और तात्या तोपे यहाँ से कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे ये लोग। लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी 1857 में। और क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ से कौन कर रहा था उस आंदोलन में नेतृत्व? तो बेगम हजरत महल थे वहाँ पे थी। और दिल्ली में कौन था उस समय शासक? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वारा वहाँ पे नेतृत्व किया जा रहा था। फैजाबाद में उस समय कौन था राजा? तो फैजाबाद में उस समय थे मौलवी अहमद उल्लाह थे उस समय फैजाबाद में। और इलाहाबाद में पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी यूपीपी में पिछले साल पूछा था। तो इलाहाबाद से कौन था? तो लियाकत अली थे वहाँ पे। लियाकत अली वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे ये 1857 की क्रांति में। तो वही यहाँ पूछा हुआ, जगदीशपुर के राजा उस समय कौन थे? तो कुंवर सिंह वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? यहाँ पे थोड़ा को की लिख दिया है। तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 3री अनुसूची में, या संविधान की 4थी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्य लोक कल्याण, तो जहाँ राज्य के लोक कल्याण की बात हुई तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तो राज्य के ही विकास के बारे में इसमें बात होती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किस चीज़ की गई है? तो सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की, या धार्मिक समता की? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 17-18 में क्या है? 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी मतलब छुआछूत का अंत हुआ था इसमें। 18 में क्या था? 18 में उपाधियों का अंत। तो कुल ले दे के इसको क्या ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कहेंगे सामाजिक समता की। तो वही दिया हुआ अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था थी सामाजिक समता की व्यवस्था थी वहाँ पे, क्योंकि 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का। तो कुल ले दे के समाज से ही रिलेटेड था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और ये मौलिक अधिकार में आता है, 14 से 18 आर्टिकल तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रखा। अक्सर जीडी जैसे परीक्षाओं में बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं छात्र, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया वहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को देते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या भारत के महान्यायाधीश को। अब जो छात्र होगा वो क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं और इसका आंसर लगा देगा, क्या लगा देगा? त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो किसको लगा सकता है यहाँ पे? तुरंत लगा देगा मुख्य न्यायाधीश को ही। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको लिया। तो अक्सर लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। पहली बात तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कभी भी क्वेश्चन घुमा कैसे पूछ सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा क्या कभी भंग होती है क्या? राज्यसभा, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी घुमा के पूछा हुआ है यहाँ पे भी। तो राज्यसभा भंग ही नहीं होती है, ये उच्च सदन इसको इसीलिए कहा जाता है। तो इनमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 52। उपराष्ट्रपति 63 से। उच्चतम न्यायालय बता दीजिएगा आप लोग, 124। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है दोस्तों, भाग 3 में है राज्य के निर्देशित तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? बताइए इसका आंसर। खैबर, बोलन या काराकोरम या सिपकिला दर्रा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ चुका है। इसका ऑप्शन है खैबर दर्रे से उन्होंने प्रवेश किया था। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? अरावली की सर्वोच्च शिखर क्या है? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो गुरु शिखर है, या शेर है, या दूधा बेटा है, या अमरकंटक है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है। और बताइए कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय है, जो कि एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, यह है नेपाल में पड़ता हुआ है। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, पहले 48 से लेकिन 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। हिमालय किससे उत्पन्न हुआ था? तो यहाँ पे पहले टेथिस सागर था एक, वहीं से उत्पन्न हुआ था हिमालय पर्वत। और पूछता है कि हिमालय भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है, जिसको गार्डविन ऑस्टिन नाम से जानते हैं हम लोग। और क्वेश्चन पूछता है कि चलिए बताइए कि नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो ये तो पश्चिम में है, सॉरी दक्षिण भारत में है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो यही है दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। पूछता है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुंडी है वहाँ पे, सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाई मुंडी है वहाँ पे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? बताइए, मशीनी औजार हैं, या सीमेंट उद्योग, या चीनी उद्योग, या अखबारी कागज? तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से ये इसको तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे अखबार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है नेपानगर। और ये नेपानगर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये मेरे भी दिमाग से उतर कहाँ पे है ये नेपानगर। शायद एमपी में है नेपानगर, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, या ब्रजभूमि से, या रुहेलखंड से? तो चरकुला नृत्य तो दोस्तों ये यूपी में ही होता है, और ये बुंदेलखंड से संबंध है। बुंदेलखंड में और कौन कौन से होते हैं नृत्य? तो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, खासतौर से यूपी जीके में। तो ख्याल नृत्य होता है यूपी बुंदेलखंड में। और पूछता है क्वेश्चन ब्रजभूमि से कौन कौन सा नृत्य संबंधित है? तो रास नृत्य,
ब्रजभूमि से संबंधित है, झूला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है, और बुंदेलखंड में चरकुला और ख्याल नृत्य। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? मतलब जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? बढ़ता है या घटता है, या वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? दोस्तों ये तो सब लोग को मालूम होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा ही, गुरुत्वाकर्षण का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से या हाइड्रोमीटर से? देखिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर था, इसको मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर यहाँ कर लेंगे आप लोग, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापी जाती है या हाइग्रोमीटर से या लेक्टोमीटर से? तो दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता जब मापनी हो तो यह हाइग्रोमीटर से ही नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या नापी जाती है? तो इससे जल का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। और जल का घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। लेक्टोमीटर से जब पूछे क्या मापा जाता है, तो इससे दूध की शुद्धता नापी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, या स्टार्च के, या फाइबर के, या वसा के? तो लार तो स्टार्च के ही पाचन में सहायक होती है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? वाटर पोलो, या रग्बी, या पोलो, या बेसबॉल? इस बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हो सकता है एसएससी जीटी में पूछ ले। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए अक्षय कुमार, या बी ऋषभ पंत, या सौरव गांगुली, या MS धोनी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सौरव गांगुली को बनाया गया है बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। ये भी पूछा हुआ था ग्रुप डी में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2022 महिला एशिया कप T20 का खिताब किस देश ने जीता है? ये SSC CGL का क्वेश्चन है। अभी जो CGL का पेपर चला है 3 तारीख से लेकर 14 तक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भारत ने जीता, या श्रीलंका ने, या बांग्लादेश ने, या पाकिस्तान ने? तो महिला एशिया कप का खिताब जीता था आपको बांग्लादेश ने ही जीता था। अभी एक हफ्ते पहले बांग्लादेश ने जैसे सीरीज हरा दिया है भारत को, हमारे ख्याल से नहीं हारना चाहिए था भारत को यहाँ पे सीरीज, बहुत बुरा लगा हमको। तो चलिए इस तरह से देखें आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 15वां था, और अभी GD की परीक्षा में मात्र 25 दिन बाकी हैं। आप लोग जितना हो सकता है उतना GS का डेली प्रैक्टिस करिए। और ये जो क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ फिर इसके बारे में जो एनालिसिस करवाता हूँ, बताता हूँ, उसको ज़रूर कॉपी पेन लेकर नोट किया कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग कल अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।